कहानी की शुरुआत होती है 1968 से, जहां एक सुनसान रेल ट्रैक से एक लाल गाड़ी काफी तेजी से गुजरती है, जिसमें थे आयरिस और उसका मंगेतर पॉल। असल में पॉल आयरिस को स्काई व्यू रेस्टोरेंट टावर की ओपनिंग सेरेमनी के लिए लाया था, जिसे देखकर आयरिस काफी खुश होती है और अगले ही पल न जाने क्यों आयरिस को इस टावर को देख अचानक से घबराहट होने लगती है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। आयरिस यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो विशिंग फाउंटेन से कॉइन चुरा रहा था। तभी वहाँ एक गार्ड आकर उस बच्चे से कहता है कि इस विशिंग फाउंटेन से कॉइन चुराना बैड लक माना जाता है। फिर भी वह बच्चा एक कॉइन चुरा ही लेता है। दूसरी तरफ आयरिस जैसे जैसे टावर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे ही उसकी धड़कन और बेचैनी काफी बढ़ने लगी थी, यहाँ तक कि उसे उस कॉइन चुराने वाले बच्चे से भी डर लग रहा था। रेस्टोरेंट के टॉप पर आकर पॉल नोटिस करता है कि आयरिस को शायद ऊंचाई से डर लग रहा है। पूछने पर आयरिस कहती है कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा क्योंकि तुम मेरे साथ हो, और यह कहकर वह एक गुलाब का फूल पॉल की पॉकेट में लगाती है। इसी दौरान आयरिस को गुलाब का कांटा चुभ जाता है। उसे अब धीरे धीरे लग रहा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वह वहां से जाने लगती है, जिसके बाद ही मौत अपना जाल बुनना शुरू कर देती है। वहां पर एक आदमी शैंपेन की बोतल को खोलता है, जिसका ढक्कन उड़कर झूमर को लगता है, जिस वजह से झूमर का एक नुकीला टुकड़ा कांच के फर्श पर आ गिरता है, जिस वजह से उस कांच के फर्श पर दरार आ जाती है। इस बात से अनजान सभी लोग उस पर खुशी से नाच रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरिस को उल्टियां हो रही है। हमें लगता है कि शायद यह डर और बेचैनी की वजह से हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। वहाँ एक औरत आकर आयरिस को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि यह बात आयरिस को भी पता थी, लेकिन अब तक उसने यह बात पॉल से छिपाई थी। इन सब चीजों के बीच पॉल आयरिस को बालकनी में लाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और आयरिस उसे तुरंत हाँ कर देती है। आयरिस पॉल को यह भी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर पॉल और भी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो अपनी जेब से वही कॉइन निकालता है जो उसने चुराया था, और यह कॉइन उसने इसलिए चुराया था ताकि वह इस कॉइन को टावर के ऊपर से फाउंटेन में फेंक सके। लेकिन बच्चे को नहीं पता था कि वह ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इस कॉइन को नीचे फेंकते ही वह कॉइन हवा के दबाव की वजह से टावर के अंदर आकर एक फैन में अटक जाता है। घूमने के लिए जैसे ही फैन अपना फोर्स लगाता है तो उसका एक हिस्सा टूटकर गैस टैंक पर लगता है, जिससे गैस लीक होने लगती है। यानी मौत ने अब अपना काम शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों के नाचने से फर्श की दरार अब बड़ी होने लगी थी। तभी आयरिस अचानक रुक जाती है और उसे वो सब चीजें याद आने लगती हैं जो उसने देखी थी। पर उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कांच का फर्श टूट जाता है और काफी सारे लोग सैकड़ों फीट नीचे गिरकर मारे जाते हैं। आयरिस उस कांच से दूर खड़ी थी, इसीलिए वह बच जाती है। लेकिन पॉल उस कांच के टुकड़े से लटक जाता है, लेकिन आखिर में वह भी नीचे गिरकर मारा जाता है। इस हादसे के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी, जिसके बीच में एक शेफ को धक्का लगता है और उसके हाथ में मौजूद जलता हुआ फ्राइंग पैन एक औरत को जला देता है, और चीखते हुए वह औरत वहीं चली जाती है जहां से गैस लीक हो रहा है। गैस के कांटेक्ट में आते ही वहां एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें कई लोग जलकर राख हो जाते हैं, और हम उस आग की लपटों में उसी कॉइन को देखते हैं। और अब देखते जाइए कि कैसे यह कॉइन और लोगों की जान लेता है। अब धीरे धीरे टावर का ढांचा भी एक तरफ से झुक चुका था, यानी अब जो लोग जिंदा बचे थे उनकी भी जल्दी मौत होने वाली थी। लेकिन मौत इस चीज में ज्यादा देर नहीं करती। हवा से वह कॉइन सीधा पियानो पर आ गिरता है, जो पहले से ही गिरने वाला था। कॉइन के पियानो पर गिरते ही पियानो बहुत तेजी से अपने साथ काफी सारे लोगों को भी हजारों फीट नीचे ले जाता है। बच्चे को देखते हैं जो जिंदा था और टावर से बाहर आ गया था, लेकिन मौत ने उसका भी इंतजाम करके रखा था। ऊपर से गिरे पियानो के नीचे आकर वह बच्चा भी मारा जाता है, जिसके बाद वह कॉइन अपना काम पूरा करने के बाद वहीं चला जाता है जहां से उसे निकाला गया था, यानी उस फाउंटेन में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरिस अकेली ही थी जो जिंदा बची हुई थी। तभी वह एक छोटे बच्चे को रोता हुआ देखती है, और यह बच्चा उसी औरत का था जिसने आयरिस को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। आयरिस उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन टावर का पूरा ढांचा गिरने लगता है। लेकिन फिर भी आयरिस हिम्मत न हारते हुए उस बच्चे को लेकर लटक जाती है, लेकिन फिर भी दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। और इसीलिए आयरिस को ऊंचाई, टावर, बच्चे, इन छोटी छोटी चीजों से डर लग रहा था, क्योंकि ये सब चीजें उस हादसे से जुड़ी हुई थी। ये चीजें आयरिस अपने प्रीमोनिशन में देख चुकी थी, और यही प्रीमोनिशन अब प्रेजेंट में आयरिस की ग्रैंड डॉटर स्टेफनी देखती है कि कैसे इस हादसे में हजारों लोग मारे गए। और 2 महीनों से स्टेफनी को उसी हादसे के सपने लगातार आ रहे थे। स्टेफनी को नहीं पता था कि सपने वाली औरत असल में उसकी नानी है, लेकिन वह उन सपनों से काफी परेशान थी। तभी उसे याद आता है कि आयरिस उसकी नानी का नाम है, तो उसे लगता है कि शायद उसे इन सपनों के बारे में कुछ न कुछ तो पता ही होगा। इसलिए वह अपनी नानी का पता लगाने के लिए फौरन अपने स्कूल से निकलकर घर आ जाती है, जहां उसके पिता और उसका भाई चार्ली था। लेकिन स्टेफनी की मां डार्लिन काफी वक्त पहले ही घर छोड़ चुकी
चुकी थी और वह अब सबसे अलग रहती थी। स्टेफनी को लगता है कि शायद उसकी माँ के सामान में ऐसा कुछ जरूर होगा जो उसे अपनी नानी तक पहुंचा सके, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ की एक भी चीज यहाँ मौजूद नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि चार्ली अपने मामा के घर जा रहा है, इसीलिए स्टेफनी भी उसके साथ निकल जाती है, जहाँ वह अपने मामा मामी हॉवर्ड, ब्रेंडा और अपने 3 कजिन्स एरिक, बॉबी और जूलिया से मिलती है। स्टेफनी हॉवर्ड से अपनी नानी आयरिस के बारे में पूछती है, जिस पर हॉवर्ड उसे बताता है कि भले ही वह मेरी माँ और तुम्हारी नानी हो, वह एक पागल औरत है, हम तो उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं और तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। सब जब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं तो स्टेफनी की रिक्वेस्ट करने पर उसकी मामी ब्रेंडा उसे बता देती है कि डार्लिन यानी उसकी माँ के सामान का बॉक्स कहाँ रखा है। अपनी माँ के बॉक्स में स्टेफनी को अपने नाना नानी यानी आयरिस और पॉल की जवानी की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी नानी ही थी जिसे वह सपने में देखती थी, और वहां से उसे आयरिस का पता भी मिल जाता है। बिना वक्त गंवाए स्टेफनी फौरन उस पते पर जाती है जो कि जंगल में एक केबिन था, और यहाँ आयरिस ने मौत से बचने के लिए खुद को 4 दीवारों में कैद किया हुआ था। कैमरे में स्टेफनी को देखकर आयरिस उसे वहां से भगाने लगती है, लेकिन जब वह आयरिस को बताती है कि वह उसकी ग्रैंड डॉटर है तो आयरिस उसे अंदर लेने के लिए मान जाती है, लेकिन अंदर आने से पहले स्टेफनी के पास मौजूद हर चीज बाहर ही रखवा देती है। इसके बाद स्टेफनी अंदर चली जाती है, जहां आयरिस अपनी ग्रैंड डॉटर को देखकर काफी खुश होती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई, क्या तुम मेरे लेटर्स के जरिए यहाँ पर आई हो? जिस पर स्टेफनी कहती है कि नहीं, असल में मैंने आपको मेरे सपने में देखा है, और वह सारा हादसा आयरिस को बता देती है। आयरिस उससे कहती है कि यह मेरा प्रीमोनिशन है जो तुम्हें सपने के रूप में दिख रहा है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता लगता है कि आयरिस ने हादसे वाला प्रीमोनिशन तब देखा था जब पॉल ने उसे प्रपोज नहीं किया था। पहले तो उसे यह एक सपना लगता है, और जब वह देखती है कि पॉल ने हकीकत में उसे प्रपोज किया है तो उसे समझ आता है कि यह सपना नहीं बल्कि बहुत जल्दी यहाँ कोई बड़ा हादसा होने वाला है जो उसने पहले देख लिया था। अब आयरिस उस लड़के को देखकर उससे वह कॉइन छीन लेती है, जिससे वह ब्लास्ट वाला हादसा ट्रिगर होने वाला था जो कि अब नहीं होगा। इसके बाद फ्लोर पर आकर वह अनाउंस करती है कि यहाँ से जल्दी निकलना होगा, यहाँ एक काफी बड़ा हादसा होने वाला है, जिस वजह से जल्दी से सभी उस टावर से बाहर आ जाते हैं, और इसी तरह उसने अपने साथ हजारों लोगों की मौत को भी टाल दिया था। यह सुनकर स्टेफनी काफी खुश होती है कि उसकी नानी ने इतने लोगों की जान बचाई, पर आयरिस यह बात जानती थी कि मौत को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके काम में टांग अड़ाए, इसलिए मौत ने एक एक करके सबको मार दिया जो उस हादसे में बच गए थे, यहाँ तक कि पॉल को भी मौत ने मार दिया। लेकिन आयरिस 20 साल से मौत के पैटर्न को स्टडी करके अब तक उससे बची हुई है, यहाँ तक कि वह 20 साल से इस केबिन से बाहर भी नहीं निकली, क्योंकि उसे पता था कि बाहर मौत के पास उसे मारने के लिए लाखों तरीके हैं। 20 साल से यहाँ रहकर भी मौत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उसने बैठे बैठे 2 महीने पहले मुझे यहाँ बैठकर कैंसर दे दिया। यह सुनकर स्टेफनी बताती है कि मुझे 2 महीने से ऐसे सपने आ रहे हैं। आयरिस उससे कहती है कि तुम भी मेरे साथ यहीं रहो, नहीं तो बाहर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मौत तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा देगी। स्टेफनी को आयरिस की सारी बातें बकवास लगती हैं। तभी उसे अपने मामा हॉवर्ड की बात याद आती है कि उसकी नानी पागल है, इसलिए स्टेफनी वहां से जाने लगती है। तभी आयरिस के दिमाग में बात आती है कि वैसे भी ज्यादा दिन वह जिंदा नहीं रहने वाली, और अब उसे अपनी फैमिली की फिक्र सताने लगी थी। उसने अपनी आसपास की चीजों से यह भी जान लिया था कि मौत उसे मारने के लिए क्या डिजाइन सेट कर चुकी है। इसके बावजूद वह बाहर आकर स्टेफनी को वह किताब देते हुए कहती है कि यह किताब तुम्हें मेरे परिवार को बचाने का रास्ता दिखाएगी, और दिखाती है कि कैसे मौत मेरी जान लेती है, जिसके फौरन बाद मौत अपने बनाए हुए डिजाइन से बड़ी बेरहमी से आयरिस की जान ले लेती है। अब स्टेफनी को यकीन हो चुका था कि उसकी नानी जो कुछ कह रही थी वह सब सच था। जिसके बाद हम आयरिस के फ्यूनरल पर स्टेफनी को देखते हैं, जो अपनी नानी की मौत से काफी दुखी थी। वह अपने परिवार को आयरिस की मौत के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद डार्लिन भी वहां आ जाती है, जो सालों बाद अपनी फैमिली के सामने आई थी। स्टेफनी को अपनी मां पर गुस्सा था, इसलिए वह वहां से चली जाती है, लेकिन हॉवर्ड अपनी बहन का अच्छे से स्वागत करता है, जिसके अगले दिन आयरिस की मौत को भुलाकर वे सभी एंजॉय करने लगते हैं। हॉवर्ड पूरी फैमिली को एक साथ लाकर एक गेट टुगेदर रखता है, जहां सभी काफी मजे कर रहे हैं, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उनकी बस एक गलती से मौत उन सबको अपने साथ लेकर चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि मौत ने उनकी मौत का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है। बॉबी से गलती से एक कांच का गिलास टूट जाता है, जो कि एक बुरा संकेत है, और इस डिजाइन की शुरुआत ही कांच टूटने से हुई है। बॉबी यहाँ कांच के टुकड़ों को साफ कर देता है, लेकिन गलती से एक कांच का टुकड़ा बर्फ में गिर जाता है, और उस बर्फ के साथ वह कांच का टुकड़ा भी किसी के ड्रिंक में चला जाता है। दूसरी तरफ स्टेफनी अकेली घर पर आयरिस की रिसर्च को स्टडी कर रही थी, जिससे उसे मौत और इसके बारे में काफी कुछ पता लगता
लगता है कि हर हादसे से पहले मौत कोई न कोई इशारा जरूर देती है। तभी यहाँ एक फोटो फ्रेम टूट जाती है और यह देखकर स्टेफनी फौरन समझ जाती है कि उसकी फैमिली के साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। स्टेफनी वक्त जाया न करते हुए फौरन वहाँ से निकल जाती है। इधर ड्रिंक्स पीते पीते अचानक जूलिया के गले में कुछ होने लगता है और हमें यह लगता है कि कांच का टुकड़ा शायद जूलिया ने ही निगल लिया, पर ऐसा नहीं था। उसके मुंह में कोई कीड़ा चला गया था। कांच वाला गिलास तो असल में स्टेफनी के पिता के हाथ में था, जो हल्का सा सिप मारकर गिलास वहीं रख देते हैं। दूसरी तरफ एरिक और बॉबी ट्रैम्पोलिन पर मजे कर रहे थे, जिसके ठीक नीचे एक रैक था। बस ट्रैम्पोलिन के फटने की देर थी, पर सही वक्त पर डार्लिन रैक को देख लेती है और वह उस रैक को हटाकर दूसरी जगह रख देती है। हमें लगता है कि मौत यहाँ बार बार नाकामयाब हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में मौत कुछ अनएक्सपेक्टेड करना चाहती थी, कुछ अलग भयानक मौत। तभी ब्रेंडा से गलती से बियर बॉटल नीचे गिर जाती है, जिससे घास काटने वाली मशीन ऑन हो जाती है, जिससे उस मशीन के पाइप में भी हरकत होने लगती है और वह रॉड कभी भी गिर सकता था। तब स्टेफनी भी वहां पहुंचकर मौत के डिजाइन को समझने की कोशिश करने लगती है। तभी ट्रैम्पोलिन फट जाता है, जिससे जूलिया का ध्यान भटक जाता है और कांच वाला गिलास नीचे गिर जाता है और जल्दी जल्दी में हॉवर्ड गलती से उसी कांच के टुकड़े पर पैर रख देता है और दर्द के मारे कूदने लगता है। तभी रॉड के गिरने से घास काटने वाली मशीन स्टार्ट हो जाती है और हॉवर्ड के चेहरे के चिथड़े कर देती है। इसी तरह मौत ने दूसरी जान भी ले ली थी। आयरिस की मौत से किसी को इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हॉवर्ड की मौत से पूरी फैमिली सदमे में चली गई थी। यहाँ स्टेफनी सबको यह समझाने में लगी थी कि हॉवर्ड की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मौत का बदला था। हमारी पूरी फैमिली पर मौत का श्राप है। ऐसा क्यों है ये आपको अभी पता चलेगा। असल में टॉवर वाले हादसे में सभी को मरना था, लेकिन आयरिस ने खुद के साथ दूसरों की भी मौत को टाल दिया था और जब आयरिस बच गई तो उसकी पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई, जो रूल के खिलाफ था, क्योंकि जो पीढ़ी आगे बढ़ रही थी उन्हें पैदा ही नहीं होना था, क्योंकि उन सब बच जाने वालों को उसी हादसे में मरना था। लेकिन क्योंकि अब वो बच गए थे, इसलिए मौत सीरियल वाइज एक एक करके आयरिस की ब्लड लाइन को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन स्टेफनी की ये सारी बातें सबके ऊपर से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, जो अपनी शॉप में था और उसे लगातार स्टेफनी के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि उसे एरिक की फिक्र हो रही थी। एरिक अपने पिता की मौत से काफी दुखी था और उनकी याद में वह सैड सॉन्ग सुन रहा था। तभी स्पीकर की तेज आवाज से एक ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है और टूटे हुए कांच का मतलब तो हम सब समझ ही चुके हैं। इसी दौरान पंखे की चेन टूटकर एरिक के नाक के बीच में फंस जाती है और वह हवा में ही लटक जाता है। तभी लैंप के नीचे गिरने से आग लग जाती है। एरिक का नाक उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह सीधा आग पर गिर जाता है, जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह स्टेफनी को एरिक की काफी फिक्र हो रही थी, इसलिए वह चार्ली के साथ उसकी शॉप की तरफ जा रही थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने एरिक आ जाता है, जो बताता है कि कल रात शॉप में आग लग गई थी, लेकिन उसके पहने हुए लेदर जैकेट की वजह से वह बच गया। लेकिन तभी एक ट्रक बिल्कुल उसके करीब से गुजर जाता है। एरिक को अब लगता है कि स्टेफनी की सारी बातें बकवास हैं, क्योंकि मौत के पास मौका होने के बावजूद वह मेरी साइड से निकल गई। स्टेफनी उसे समझाती है कि मौत हमारे साथ मजाक जरूर कर सकती है, लेकिन हम मौत के साथ मजाक बिल्कुल नहीं कर सकते। वह कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में आएगी, कोई नहीं जानता। तभी वहां हम दो बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। इसी दौरान एक गार्बेज ट्रक उनके बगल से गुजर जाता है। जूलिया यहाँ जब जॉगिंग कर रही थी, तभी फुटबॉल के लगने से वह गार्बेज बॉक्स में जा गिरती है और ट्रक उस बॉक्स को उठाकर वहां से चला जाता है। यह देखकर स्टेफनी, एरिक और चार्ली तीनों उस ट्रक की तरफ भागने लगते हैं और ड्राइवर को ट्रक रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर मोबाइल देखने में व्यस्त था। स्टेफनी चलते ट्रक पर चढ़कर जूलिया को वहां से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जूलिया वहीं क्रश होकर मारी जाती है। अब इस घटना के बाद सभी को यह मानना ही पड़ता है कि जो स्टेफनी ने बताया वह सब सच था। लेकिन जूलिया की मौत के लिए स्टेफनी खुद को जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लिस्ट में पहले जूलिया का नाम था और उसका ध्यान एरिक पर चला गया, जिस पर ब्रेंडा एक बात रिवील करती है कि एरिक हॉवर्ड का असली बेटा नहीं है। असल में ब्रेंडा का किसी और के साथ अफेयर था और एरिक उसी का बेटा है। इसीलिए मौत उसे स्किप करके जूलिया को ले गई और अब अगला नंबर बॉबी का है। स्टेफनी को यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उन्हें उस बुक में जेबी नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो शायद उन्हें इस श्राप से निकाल सके, क्योंकि पहले भी 2 लोगों को जेबी ने ही श्राप से निकाला है। डार्लिन बताती है कि आयरिस ने अपने लेटर्स में जेबी के बारे में काफी जिक्र किया है। असल में जेबी आयरिस का दोस्त है, जो एक हॉस्पिटल में काम करता है। सब लोग जेबी से मिलने हॉस्पिटल आते हैं और उससे पूछते हैं कि वह आयरिस को कैसे जानता है। जेबी बताता है कि आयरिस के प्रीमोनिशन में आखिर में जो बच्चा बचा हुआ था वह जेबी ही है। असल में आयरिस ने उसके साथ जेबी का भी फेट बदल दिया, क्योंकि आयरिस अपनी स्टोरीज जेबी के साथ शेयर करती थी। इसीलिए जेबी को भी पता था कि मौत से कैसे बचा जाए। इसीलिए हमने पिछले पार्ट्स में जेबी को देखा था, जो लोगों की हेल्प करता था और उसकी हेल्प से 2 लोग इस श्राप से निकलकर अपनी जिंदगी सुकून से काट भी रहे थे। जेबी सबको बताता है कि मौत को चकमा देने के उसे बस
बस दो ही तरीके पता हैं। एक तो तुम दूसरे को मार दो जिससे उसकी बची हुई उम्र तुम्हें लग जाए और मौत की लिस्ट से तुम्हारा नाम हट जाए, और दूसरा है न्यू लाइफ, मतलब इस लाइफ में मरकर दोबारा जिंदा होना। वह यह भी बताता है कि एक दिन कैप्रेले नाम की लड़की पानी में डूबकर मर गई, लेकिन डॉक्टरों ने सीपीआर देकर उसे फिर से जिंदा कर दिया और इसी तरह उसे नई जिंदगी मिली। पहला ऑप्शन तो वे नहीं चुन सकते थे क्योंकि वे किसी की भी जान नहीं ले सकते थे, और दूसरे ऑप्शन में काफी ज्यादा रिस्क था। फिर भी एरिक बॉबी से कहता है कि तुम्हें दूसरा रास्ता ट्राई जरूर करना चाहिए, और एरिक बॉबी को एक वेंडिंग मशीन के पास लाकर उससे कहता है कि तुम्हें पीनट्स से एलर्जी है तो मैं तुम्हें पीनट्स वाली कैंडी खाने दूंगा और लगभग मार दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा जिससे तुम्हें नई जिंदगी मिल जाएगी। जिसके बाद दोनों वेंडिंग मशीन से उस कैंडी को निकालने लगते हैं। तभी अचानक मशीन में गड़बड़ होती है और कैंडी बीच में ही अटक जाती है, और फ्रस्ट्रेशन में एरिक वेंडिंग मशीन पर जोर जोर से मुक्के मारता है जिससे ग्लास में दरार आ जाती है, जो कि एक नेगेटिव साइन था। पर एरिक का ध्यान कैंडी निकालने पर ज्यादा था, इसीलिए वह पीछे से मशीन को तिरछा करके कैंडी निकालने की कोशिश करता है, और सामने से बॉबी ने मशीन को पकड़ा हुआ था, और फाइनली वह कैंडी मशीन से बाहर आ जाती है। जिसके बाद एरिक बॉबी को एमआरआई वाले कमरे में लाता है क्योंकि उसके कजिन्स बाहर उसे ढूंढ रहे थे। उधर कमरे में अचानक एमआरआई मशीन स्टार्ट हो जाती है जिसमें एक हाई पावर मैग्नेट लगा हुआ था, और धीरे धीरे मैग्नेट की पावर बढ़ने लगती है। यहीं हम बॉबी को देखते हैं जो वह कैंडी खा लेता है, जिसके फौरन बाद उसे काफी तकलीफ होने लगती है, इसलिए वह एरिक से दवाई मांगता है, लेकिन एरिक उसे दवाई देने से मना करता है क्योंकि यह प्लान का हिस्सा नहीं था। उधर मैग्नेटिक पावर इतनी बढ़ जाती है कि एमआरआई मशीन एरिक को चेयर के साथ ही अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे एरिक की बड़ी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद वेंडिंग मशीन से एक स्प्रिंग निकलकर बॉबी के सिर के चिथड़े कर देता है। किसे पता था कि मौत वेंडिंग मशीन से इस तरह अपना बदला लेगी। यहाँ हमें यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि एरिक को तो मौत ने स्किप कर दिया था, तो वह क्यों मारा गया। असल में वह मौत के बीच आ रहा था, इसलिए मौत उसे भी अपने साथ ले गई। और अब बारी थी डार्लिन और उसके बच्चों की। डार्लिन जानती थी कि मौत की लिस्ट में पहला नाम उसका है, और अगर वह आयरिस जैसे केबिन में खुद को आइसोलेट कर ले तो मौत मुझे ढूंढ नहीं पाएगी और मेरे बच्चे बच जाएंगे। इसी दौरान बुक से वही कॉइन निकलकर नीचे गिर जाता है जिसे एक औरत उठा लेती है। उधर डार्लिन अपने बच्चों के साथ उस केबिन तक आती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही मौत अपने तरीके से उस पूरे केबिन को उड़ा देती है, जिसमें डार्लिन काफी जख्मी हो जाती है। चार्ली मलबे के नीचे दब जाता है और स्टेफनी ट्रक के साथ पानी में डूबने लगती है। डार्लिन चार्ली को मलबे से तो निकाल लेती है, पर खुद मलबे के नीचे आकर मारी जाती है। चार्ली अपनी मॉम की मौत पर अफसोस करता है। उससे पहले वह अपनी बहन को पानी से बाहर निकालता है और सीपीआर देकर उसे बचा लेता है। स्टेफनी यहाँ खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे नई जिंदगी मिल गई है और वे लोग श्राप से छुटकारा पा चुके हैं। जिसके एक हफ्ते बाद हम चार्ली और स्टेफनी को देखते हैं, जहाँ स्टेफनी चार्ली के कोट में गुलाब लगा रही थी। तभी उसे गुलाब का कांटा चुभ जाता है, जैसे आयरिस को लगा था। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो सामान लेते वक्त उस कॉइन को गलती से नीचे गिरा देती है, और वह कॉइन लुढ़कता हुआ ट्रेन की पटरी में जाकर फंस जाता है। और यह वही पटरी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहां से एक रेड कार भी गुजरी थी जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। वहीं स्टेफनी को यह बात पता चलती है कि मौत मरने के 5 मिनट बाद ही काउंट होती है, और चार्ली ने उसे 2 मिनट में ही बाहर निकालकर बचा लिया था, यानी अभी भी मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन तभी उस कॉइन की वजह से ट्रेन फिसलकर उन्हें कुचलने के लिए आती है, जिससे वे बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन अचानक से पीछे से एक और ट्रेन आकर लगती है जिसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, और उन्हीं लकड़ियों के नीचे आकर दोनों की मौत हो जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।